जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो कई नाम, कई जगहें जहन में आती है ना। पर एक धरती ऐसी भी है जिसकी कहानी, जिसकी वीरता की गाथा अक्सर कहीं दब सी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। एक ऐसी जगह जहां विरोध की आग, वो ज्वाला सदियों तक जलती रही। तो चलिए आज शौर्य की इसी अटूट श्रृंखला को करीब से देखते हैं। स्क्रीन पर जो ये तस्वीर है ना, ये सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी कहती है। वो जज्बा जो राजस्थान की मिट्टी में रचा बसा है। सोचिए, एक ऐसी बगावत जो बड़े बड़े साम्राज्यों के दौर में शुरू हुई और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती ही रही। एक ऐसा विद्रोह जो सही मायने में कभी खत्म ही नहीं हुआ। तो कहानी शुरू कहाँ से करें? चलिए चलते हैं 1857 में। वो साल, वो पहली चिंगारी जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। पर जानते हैं, राजस्थान में इस विद्रोह की जो लपटें उठीं, उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। देखिए, देश के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा था, सिपाही बगावत कर रहे थे, लेकिन राजस्थान में यहाँ मामला अलग था। यहाँ बगावत की कमान संभाली थी यहाँ के सामंती प्रभुओं ने, मतलब ठाकुरों ने। और यही बात इस विद्रोह को सबसे खास बनाती है। और इस बगावत का एक बड़ा चेहरा थे आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चांपावत। उनका किला जो आउवा में था, वो सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं रह गया था, वो एक सिंबल बन गया था, एक प्रतीक, स्थानीय ताकत और अंग्रेजी हुकूमत के बीच की सीधी टक्कर का। तो सवाल उठता है कि जब इन ठाकरों को, इन सामंतों को हरा दिया गया, तो क्या बगावत की वो भावना भी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो बस एक शुरुआत थी, एक नई लहर की। अब ये जो विद्रोह की आग थी ना, ये एक नए मैदान में फैल रही थी। संघर्ष अब महलों और किलों की दीवारों से निकलकर सीधा सीधा खेतों तक पहुंच चुका था। और इस बार आवाज बुलंद की थी किसानों ने। तो बैटलफील्ड यानी लड़ाई का मैदान ही बदल गया था। अब तलवारें किलों में नहीं, बल्कि बिजौलिया जैसे इलाकों के खेतों में थी। यही वो जमीन थी जहां किसान आंदोलनों ने अपनी जड़ें जमा ली थी। और जब बिजौलिया की बात होती है तो ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था। सोचिए, पूरे 44 साल, जी हाँ 44 साल तक चलने वाला भारत का सबसे लंबा अहिंसक किसान आंदोलन था ये। एक लड़ाई जो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि सामंती जमींदारों के जुल्म के खिलाफ भी थी। मतलब दोहरी लड़ाई। इसने तो आगे चलकर पूरे देश के आंदोलनों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। ये जो 44 साल का लंबा सफर था ना, इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले तो स्थानीय लेवल पर छोटे मोटे विरोध हुए। फिर आया दूसरा दौर, जब विजय सिंह पथिक जैसे नेता जुड़े और इसे एक संगठित आंदोलन बना दिया। और फिर तीसरा और आखिरी दौर, जो इसे इसके अंजाम तक ले गया। और इस कहानी के एक बहुत अहम किरदार थे विजय सिंह पथिक, एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जिनका आना इस आंदोलन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने न सिर्फ किसानों को एक साथ जोड़ा, बल्कि बिजौलिया की इस छोटी सी चिंगारी को पूरे देश में फैला दिया। अच्छा, इन किसान आंदोलनों का एक बड़ा असर ये हुआ कि लोगों में एक राजनीतिक चेतना जागी। अब लड़ाई सिर्फ ज्यादा लगान या टैक्स के खिलाफ नहीं थी, नहीं, अब बात हो रही थी स्वशासन की, अपने राज की। मतलब आजादी की लड़ाई एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। लोग अब एक ऐसी सरकार चाहते थे जो उनके प्रति जवाबदेह हो। और इसी नई सोच, इसी राजनीतिक जागृति से जन्म हुआ प्रजामंडलों का। ये क्या थे? ये असल में लोगों के अपने संगठन थे, जो रियासतों के अंदर ही बने थे। और इनका मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसी सरकार बनाना जो जनता की सुने, जनता के प्रति जवाबदेह हो और लोगों के अधिकारों की हिफाजत करे। ये जो बात स्क्रीन पर लिखी है ना, ये प्रजामंडलों की पूरी सोच का निचोड़ है। उनका मकसद सिर्फ राजा को हटाकर किसी और को बिठाना नहीं था, नहीं, वो तो पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था बदलना चाहते थे, ताकि ताकत सही मायनों में आम जनता के हाथों में आ सके। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। देश आजाद हो गया, पर एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी, खासकर राजस्थान में। यहाँ दर्जनों छोटी बड़ी रियासतें थीं। इन सबको एक साथ लाकर एक मजबूत, एकजुट राजस्थान बनाना, ये काम आसान नहीं था। और ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। जरा अंदाजा लगाइए, 19, जी हाँ 19 रियासतें और 3 चीफशिप, इन सब को मिलाकर वो राजस्थान बनाना था जिसे हम आज जानते हैं। तो ये सब हुआ कैसे? शुरुआत हुई मत्स्य संघ से। 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर,
धौलपुर और करौली, इन 4 राज्यों को मिलाकर एकीकरण की पहली ईंट रखी गई और यहीं से आज के राजस्थान का रास्ता खुलना शुरू हुआ। लेकिन ये सफर काफी लंबा चला। देखिए, 1948 में मत्स्य संघ से शुरुआत हुई, फिर 1949 में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें भी साथ आ गईं, जिससे बना वृहत्तर राजस्थान। और आखिरकार 1956 में जब अजमेर, मेरवाड़ा भी इसमें शामिल हो गया, तब जाकर आज के राजस्थान का नक्शा पूरा हुआ। तो क्या राजस्थान की कहानी 1956 में राज्य बनने के साथ ही खत्म हो जाती है? नहीं, शौर्य की, बहादुरी की वो जो विरासत थी, वो आज़ादी के बाद एक नए रूप में सामने आई, भारतीय सेना में। वो जो जज्बा था, बलिदान की जो भावना थी, जो हमने आज़ादी की लड़ाई में देखी, वही भावना, वही हिम्मत आज भी राजस्थान से आने वाले सैनिकों में जिंदा है। ये एक ऐसी परंपरा है जो टूटी नहीं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। और इस विरासत को जिंदा रखा मेजर शैतान सिंह जैसे वीरों ने। 1962 की लड़ाई में उनकी बहादुरी के लिए उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। या फिर हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत, 1948 की लड़ाई में उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। और उसी 1948 की लड़ाई में थे नायक जदुनाथ सिंह, जिन्होंने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और परमवीर चक्र हासिल किया। सच पूछिए तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। हर नाम राजस्थान की वीरता का एक सबूत है। तो एक बात साफ है, शौर्य की ये जो विरासत है, ये हमें विरासत में नहीं मिलती, इसे कमाना पड़ता है, हर पीढ़ी को, अपने कामों से, अपनी हिम्मत से। तो फिर सोचने वाली बात ये है कि हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए कौन सी विरासत छोड़कर जा रहे हैं? ये जो विजय स्तंभ खड़ा है, ये उसी कभी न हारने वाले जज्बे का सबूत है। ये हमें बस एक ही बात याद दिलाता है कि बहादुरी सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ने के लिए नहीं होती, उसे आज में और आने वाले कल में जिंदा रखना पड़ता है।